लेकिन इस बीच भारत नेपाल के बीच काफ़ी खटास उत्पन्न हुई है सरकार को लेकर के। अभी जो नवनियुक्त नेपाल के जो प्रधानमंत्री है पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचंड जी, जो चाइना से डायरेक्ट ताल्लुक़ रखते हैं और उसे भारत विरोधी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस बीच भारत नेपाल के बीच में जो खटास उत्पन्न हुई है सरकार को लेकर, और ख़ास करके जो काला पानी लिपुलेखा लिपियाधुरा को लेकर के भी जो भारत का है और भारत के नक्शे में जो दिखाया गया है उसको लेकर के भी नेपाल के कुछ पहाड़ी समुदाय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मेरी एक आर्टिकल छपी थी भारत और नेपाल को खुला सीमाना करके, और इसके बाद एक के मदेशी हुनु अपराध हो, इस समाचार को लिखे के कारण माओवादी के कुछ गुंडों ने मुझे 15 दिनों तक जंगल की ओर रात्रि में ले गए। और नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन आवाज़ में। उनके ब्यूरो चीफ प्रदीप नायक जी हैं, उनसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भारत और नेपाल का किस तरह का संबंध है अभी, उसको लेकर के हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है प्रदीप जी आपका। जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार नायक हुआ और सिटीजन आवाज़ के मधुबनी जिला ब्यूरो चीफ मैं हूँ। और भारत नेपाल से मेरी पकड़ ज़्यादा है, इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध माना जाता है। दोनों देशों के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत लगभग एक समान है। अगर भगवान श्री राम भारत के हैं तो राजा जनक और सीता नेपाल के हैं। लेकिन इस बीच भारत नेपाल के बीच काफ़ी खटास उत्पन्न हुई है सरकार को लेकर के। अभी जो नवनियुक्त नेपाल के जो प्रधानमंत्री है पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचंड जी, जो चाइना से डायरेक्ट ताल्लुक़ रखते हैं और उसे भारत विरोधी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस बीच भारत नेपाल के बीच में जो खटास उत्पन्न हुई है सरकार को लेकर, और ख़ास करके जो काला पानी लिपुलेखा लिपियाधुरा को लेकर के भी जो भारत का है और भारत के नक्शे में जो दिखाया गया है उसको लेकर के भी नेपाल के कुछ पहाड़ी समुदाय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और पिछले वर्ष में जैसे 31 जुलाई 1950 को भारत नेपाल की जो मैत्री संधि हुई थी, उस संधि के अनुसार सभी बॉर्डर को खुला और ओपन रखने का प्रावधान है। लेकिन अभी भी उत्तराखंड के कुछ बॉर्डरों पर मतलब सील लगा दिया गया है, सील कर दिया गया है, जिससे भारतीय नागरिक को इधर जाने में या नेपाली नागरिक को इधर आने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इस बीच मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारत नेपाल के बीच जो है दोनों सरकार को आपसी में समझौता करके 31 जुलाई 1950 में हुई संधि को मिल करके एक समझौता करना चाहिए। नहीं तो इस समझौता जो शांति मैत्री संधि जो है ना उसको नहीं होता है तो एक आवेदन दे करके खारिज भी किया जा सकता है, क्योंकि ये 1950 में जो संधि हुई थी उसमें लिखित प्रावधान में है कि 1 महीना पहले कोई भी देश आवेदन देके इसे खारिज कर सकता है। अगर बात करें कि अभी मौजूदा सरकार जो है हिंदुस्तान की और वहाँ की, तो इसमें ऐसा क्या खटास आ गया? देखिए, इस मामले में भारत के समक्ष ये प्रस्ताव भी रखा गया था 1914 और 1919 ईस्वी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल गए थे तो नेपाल अन्य प्रस्तावों के साथ 1950 में भारत और नेपाल संपन्न शांति और मैत्री संधि के पुनरावलोकन का सवाल भी रखा था, लेकिन इसे हर बार भारत की ओर से टाल दिया जाता रहा है। प्रस्तावकर्ता नेपाल की ओर से भी कभी संधि को लेकर समीक्षा के साथ बैठने का काम नहीं किया गया। वैसे संधि में यह प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है कि किसी भी एक पक्ष द्वारा 1 साल पहले दूसरे पक्ष को सूचना देकर संधि को खारिज किया जा सकता है। भारत और नेपाल जैसे भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट संबंध रखने वाले दोनों देशों के बीच विद्यमान इस संधि का खारिज से उत्पन्न होने वाले काफ़ी कठिनाई हो सकती है। दोनों देश का संधि अगर खारिज होते हैं काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन 1950 ईस्वी और 2023 में दोनों में फ़र्क है। इसीलिए संधि का पुनरावलोकन करना बहुत ज़रूरी है, नितांत आवश्यक है। मैंने लिखा था, नेपाली अखबार में ही मेरी एक आर्टिकल छपी थी भारत और नेपाल को खुला सीमाना करके, और इसके बाद एक के मदेशी हुनु अपराध हो, इस समाचार को लिखे के कारण माओवादी के कुछ गुंडों ने मुझे 15 दिनों तक जंगल की ओर रात्रि में ले गए।
और मुझसे मैं घबराता नहीं हूँ कि मैं स्वतंत्रता के मामले में एकदम क्लियर रहता हूँ और मैं अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, शोषण के खिलाफ हरदम आवाज़ उठाते रहता हूँ। इसलिए क्योंकि मेरा ये सवाल पूछने का मतलब ये था कि आज की जो पत्रकारिता है जी, छोटा सा कुछ हुआ उस पर उत्तेजित होकर के रिपोर्टिंग कर लिया, उत्तेजित करके बोल लिया, मगर जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे करने का मौका मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करने का मौका मिलता है, तो वहाँ पे किस तरह का दबाव झेलना पड़ता है, क्या मतलब कितना डर बना रहता है? देखिए, दोनों देशों की बात होती है तो वहाँ डर तो नहीं होता है, क्योंकि आप निर्भीक निर्दयता से पत्रकारिता कीजिएगा तो आपको डर नहीं होगी। और इस बीच कम से कम 2.5 सालों से नेपाल के झापा बाज़ार, जो झापा गांव पालिका के अंतर्गत पड़ती है, और इधर बिहार के किशनगंज जिला के अंतर पड़ती है दिघलबंग और झापा बाज़ार बॉर्डर, जो 2.5 सालों से बंद थी। और मैंने वहां जाकर के नेपाल के डीएम, एसपी वगैरह से बात करके, उद्योग वाणिज्य संघ से बात करके, और भारत बिहार के एसएसबी कमांडेंट वगैरह से बात करके, और मैंने उस बॉर्डर को खुलवाया। और जब वो बॉर्डर खुली तो यहाँ दोनों तरफ के जनता काफ़ी हर्षित हुए और उन्होंने मुझे धन्यवाद तक दिया। अच्छा, अंत में अगर बात करें, ये जो अभी शिला ले जाया गया राम मंदिर निर्माण के लिए, उस पर क्या कहें? देखिए, अभी जो शिला ले जाया गया, जो नेपाल के गंडकी नदी से जो शिला ले जाया गया, तो इससे दोनों देशों में मधुरता आई है, संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। क्योंकि मधेसी समुदाय जो है नेपाल में जो बसते हैं, वो भारत के तरफ उनका खिंचाव है, वो भारत के पक्ष में ही रहते हैं, और भारत को रोटी बेटी का संबंध होने के कारण वो भारत को माने छोटे भाई बड़े भाई के दृष्टिकोण से ही देखते हैं। और जो शिला गया है, उनसे श्री राम जी का जो मूर्ति निर्माण होना है, ये दोनों देश को मेरे हिसाब से धार्मिक भावना रखने वाले मधेसी समुदाय को शायद भाईचारे के रूप में वो रखेंगे।